वेरी वॉर्म वेलकम फ्रेंड्स यू ऑल ऑन इंग्लिश जोन एंड आज का वीडियो जो है हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड वो है हम एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। जी हाँ, आज के हम वीडियो में ड्रामा से रिलेटेड उसके एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि एक ड्रामा जो ड्रामेटिस्ट लिखता है या उसको लिखने में किस किस एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, कौन से ऐसे उसके एलिमेंट्स होते हैं जो किसी एक ड्रामा को उसकी जो एक जर्नी होती है उसको लिखने में हेल्पफुल होते हैं, ड्रामेटिस्ट के लिए हेल्पफुल करते हैं और उस एलिमेंट्स की वजह से उस वो ड्रामा कितना अच्छा होता है। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो प्रोस्पेक्ट यहाँ पे ढूंढेंगे ड्रामा के एलिमेंट्स से रिलेटेड, उसमें हम कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि प्रॉपर ट्रेडिशनल एलिमेंट्स हैं, जो कि अरिस्टोटल के टाइम से ही उन्होंने इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट्स की बात की है उसको इंक्लूड करा है, और साथ ही साथ कुछ मॉडर्न जो एलिमेंट्स हैं जो ड्रामाज में आज के मॉडर्न ड्रामाज में यूज करे जाते हैं उसका भी डिस्कशन हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस वीडियो में मैंने इंक्लूड करा हुआ है और एक ड्रामा लिखने के लिए, एक प्ले लिखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो आता है हमारा वो है हमारे थीम। जी हाँ, थीम के बारे में डिस्कशन करें। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा। नेक्स्ट वी हैव प्लॉट, अनदर वन वी हैव कैरेक्टर एंड नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें डायलॉग है। इसके साथ साथ सेटिंग, परफॉर्मेंस, म्यूजिक एंड विजुअल एलिमेंट्स। तो अगर इन दोनों की बात करते हैं, म्यूजिक एंड विजुअल एलिमेंट्स की बात करें इन दोनों की, इनको हम क्या करेंगे, मॉडर्न एलिमेंट के रूप में काउंट करते हैं। इसके साथ साथ थीम, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, सेटिंग एंड आपका जो परफॉर्मेंसेज होते हैं, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो एक एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेडिशनल टाइम से ही ड्रामा को लिखने के लिए इनका यूज करा जाता है। ऐसे एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं ड्रामा में। तो चलिए वन बाय वन इनको हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। और थीम के बारे में बात करें हम, तो थीम होता है सेंट्रल आइडिया किसी भी प्ले से रिलेटेड। द थीम ऑफ अ प्ले रेफर्स टू इज सेंट्रल आइडिया, मीन्स किसी प्ले का एक फिलॉसफी क्या है, उसका मोरल क्या है, वो जो होता है उसको हम थीम रिगार्ड करते हैं। एंड दिस इज द बेस ऑफ स्टोरी और अ मॉरल लेसन दैट अ कैरेक्टर लर्न्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी, एट द एंड ऑफ द ड्रामा। इट इज अ मैसेज दैट द प्ले गिव्स टू द ऑडियंस। यह एक मैसेज की तरह होता है। जो सेंट्रल थीम, या अगर हम थीम की बात करें, सेंट्रल आइडिया की बात करें, तो यह एक मैसेज होता है जो एट द एंड ऑफ द ड्रामा वो ऑडियंस को मिलता है कि व्हाट दिस ड्रामा वाज ऑल अबाउट, किससे रिलेट करता था ये ड्रामा, या किस सब्जेक्ट मैटर पे बेस्ड ऑन था या ड्रामा, इसमें कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स इन्वॉल्व थे, और वो कहीं ना कहीं एक तरीके की फिलॉसफी, एक तरीके का मोरल लेसन्स वो देता है कैरेक्टर को, एंड साथ ही साथ ऑडियंस को भी देता है, एक मैसेज देता है। ये मैसेज या तो अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। इसके बारे में हम बात करते हैं। द थीम ऑफ द प्ले कुड बी हाउ ग्रीड लीड्स टू वंस डिस्ट्रॉयल, ठीक है, एंड द थीम ऑफ अ प्ले कुड बी ब्लाइंड लव और ट्रू फ्रेंडशिप। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो रोमियो जूलियट जो प्ले है, अगर इसकी बात करते हैं तो एक या ब्रूटल एंड ओवर पावरिंग रोमांटिक लव स्टोरी की बात की गई है इसमें, रोमियो एंड जूलियट की, जो एक दूसरे से कितने ऑपोजिट होते हैं, चाहे वो रिलीजन की बात करो, चाहे वो आप सोशल स्टेटस की बात करो, बट किस तरीके से इस स्टोरी को, एक लव स्टोरी को ब्रूटल वे में प्रेजेंट करा गया है, ओवर पावरिंग रोमांटिक लव स्टोरी को प्रेजेंट करा गया है विलियम शेक्सपियर के थ्रू, वो हमें इस प्ले का थीम बताता है। दैट द थीम ऑफ दिस प्ले इज रिलेटेड टू romantic love story and it has a tragic end of the this romantic love story. So theme आप समझ चुके होंगे, moral lessons, सेंट्रल आइडिया एंड ऑल्सो बात करें हम तो ये होता है किसी न किसी तरीके से एक मैसेज देता है ऑडियंस को कि व्हाट द प्ले वाज ऑल अबाउट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर प्लॉट की बात करें तो प्लॉट इज वन ऑफ द सेंट्रल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ ड्रामा। द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन अ प्ले मेक इट प्लॉट। ओके, आप समझ रहे होंगे यहाँ पे जो भी इवेंट्स होते हैं किसी भी प्ले में, जो इवेंट्स वन बाय वन एक प्ले की स्टार्टिंग से लेकर के उसके एंड तक के जर्नी में जो भी इवेंट्स होते हैं दैट इज कॉल्ड प्लॉट। वो इवेंट्स जो होते हैं वो
उस प्ले को वो प्लॉट्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड द प्लॉट इज द स्टोरी दैट द प्ले नरेट्स, द कनेक्शन बिटवीन द इवेंट्स एंड द कैरेक्टर्स इन देम फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लॉट। ओके, जो इवेंट्स होते हैं, जैसे किसी में आपको मिलेगा कि जैसे बिगनिंग में कोई एक स्मूथली स्टोरी चल रही है, उसके साथ साथ कुछ कन्फ्लिक्शन होता है, कोई ना कोई एक तरह के अप एंड डाउन होता है स्टोरी में, तो वो उस स्टोरी का, वो उस प्ले का प्लॉट होता है, जो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनाता है इवेंट्स, जो इवेंट्स होता रहता है या जो इंसिडेंट्स होते हैं प्ले में, और इसके साथ साथ कैरेक्टर के साथ में, उसको हम प्लॉट रिगार्ड करते हैं। एंड प्लॉट इज द सोल ऑफ अ ड्रामा। ठीक है, जो प्लॉट होता है वो सोल होता है ड्रामा का। what the character do, how they interact, and the course of their lives as narrated by the story, and what happens to them in the end constitutes the plot। यही होता है प्लॉट, क्या उनके साथ हो रहा है, किस तरीके से वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्या वो कैरेक्टर्स कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, कौन कौन सी उनकी लाइफ में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, और वो इंसिडेंट्स किस तरीके से उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ, और एट द एंड ऑफ द स्टोरी उनके साथ क्या होता है, द होल थिंग मेक्स अ प्लॉट। ये सभी इंसिडेंट्स, ये सभी जो स्टोरीज होती है, ये सभी जो इंसिडेंट्स जो होते हैं, इवेंट्स जो होते हैं कैरेक्टर्स की लाइफ्स में, और एक दूसरे से जो वो फेस करते हैं, वो ड्रामा में प्लॉट कहलाता है। एंड प्लॉट जो होता है वो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस करा, बताया कि वो सोल होता है, आत्मा होता है एक ड्रामा का। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, दैट इज कैरेक्टर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ड्रामा। कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द स्टोरी आर इंटरवोवन विद द प्लॉट ऑफ द ड्रामा। Each character in a play has a personality of its own and set of principles and beliefs। ठीक है, कैरेक्टर्स जो एक्टर्स होते हैं, जो रोल ड्रामेटिस्ट किसी भी स्टोरी में डालता है, स्टोरी में जो एक दूसरे के जो परफॉर्मेंस करते हैं, उनको हम जो पर्सनालिटीज स्केच करता है ड्रामेटिस्ट, यस दिस कैरेक्टर वुड बी लाइक दिस, वो जो होते हैं उनको हम कैरेक्टर्स बोलते हैं। और कैरेक्टर्स की अपनी पर्सनालिटी होती है, उनका अपना एक अलग एग्जिस्टेंस होता है प्ले में, और वो किसी न किसी प्रिंसिपल्स या किसी न किसी बिलीव्स को फॉलो करते हैं, और उसी बिलीव को फॉलो करते हुए वो एंड स्टोरी में मूव ऑन करते हैं, वो प्लॉट में मूव ऑन करते हैं। एक्टर्स इन द प्ले हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग द कैरेक्टर्स ऑफ टू लाइफ। ठीक है, जो भी एक्टर जो होता है, वो जो प्ले को परफॉर्मेंस देता है, जो कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा होता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होता है कि उस कैरेक्टर में एक तरीके की जान डालना अपने परफॉर्मेंस के थ्रू। एंड यहाँ पे एक्टर्स वो काम करते हैं जो कैरेक्टर को एक लाइफ देते हैं अपने परफॉर्मेंस के थ्रू, उनकी यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। द मेन कैरेक्टर इन द प्ले who the audience identifies with is the protagonist। जो मेन कैरेक्टर होता है, जिसपे स्टोरी का बर्डन होता है, जो स्टोरी को लीड करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटागोनिस्ट, या उनको हम हीरो बोलते हैं। ही शी रिप्रेजेंट्स द थीम ऑफ द प्ले। ठीक है, थीम की हमने बात कर ली ऑलरेडी, वो सेंट्रल थीम जो होता है प्ले का, उसको रिप्रेजेंट करता है। यस मीन्स अ कैरेक्टर, अगर हम बात करते हैं, जैसे आप बात कर लो क्रिस्टोफर मार्लो के प्ले की, डॉक्टर फास्टर्स की बात करते हैं, तो डॉक्टर फास्टर इज द हीरो प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। वो क्या है, उस थीम को, मोरल जो लेसन है, एक हम उस प्ले से लेसन हमको मिल रहा है, उसका जो तो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसमें डॉक्टर फास्टर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक ग्रीड, जो एम्बिशन है, एम्बिशन ऑफ नॉलेज को प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एम्बिशन ऑफ नॉलेज इज द मेन थीम ऑफ दिस प्ले डॉक्टर फास्टर दैट वाज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप हैमलेट की बात कर लो, तो हैमलेट का है कि वहां पे जो इनडिसीजन की क्वालिटी है, उसके अंदर एक चीज इनडिसीजन का जो उसके अंदर डिमेरिट है, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्शन है उसके माइंड में, डिसअपॉइंटमेंट है, और वो एक डिसीजन पे नहीं जा सकता है, उस कंफ्यूज्ड है पर्सनालिटी, वो इस प्ले को प्रेजेंट करता है, उस थीम को प्रेजेंट कर रहा है। एंड द कैरेक्टर दैट द प्रोटोगोनिस्ट कन्फ्लिक्ट विथ इज द एंटागोनिस्ट और विलेन। ठीक है, और जो कैरेक्टर जो प्रोटागोनिस्ट के ऑपोजिट रहता है, या प्रोटागोनिस्ट से जिसका कन्फ्लिक्शन होता है, मेन कन्फ्लिक्शन होता है, वो प्ले में एंटागोनिस्ट बोला जाता है, या विलेन बोलते हैं उसको हम, जो कि मेन हीरो के जस्ट ऑपोजिट
उसके लाइफ में कन्फ्लिक्शन क्रिएट करता है, उसके लाइफ में कहीं ना कहीं मिस हैपनिंग्स होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अनदर कैरेक्टर इज कॉल्ड विलेन एंड एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर की बात हो गई आपको, जो यहाँ पे एक पर्सनैलिटी को प्रेजेंट करता हुआ, किसी भी प्ले में पर्सनैलिटी, प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स को प्रेजेंट करता हुआ जो पर्सनैलिटी होगी, जो कैरिकेचर होगा, उसको हम कैरेक्टर बोलते हैं। और एक्टर का काम होता है कि उस कैरेक्टर को, जो वो कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा होता है, उसका काम होता है कि उसको एक तरीके से लाइफ देना उस कैरेक्टर को, और उस कैरेक्टर को बिल्कुल अमर बना देना, so that it can be in the mind and the heart of the audience, और उससे कनेक्ट करना कि कैरेक्टर जो रोल प्ले कर रहा है उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना होता है, वो एक्टर का काम होता है, सो दैट कि ऑडियंस उसे कभी ना भूले। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहे। इसके बाद के एलिमेंट की बात करें तो डायलॉग है। डायलॉग जो होता है, जो कन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत का जरिया होता है, और डायलॉग्स के थ्रू ही स्टोरी आगे बढ़ती है, प्लॉट आगे बढ़ता है। द स्टोरी ऑफ प्ले इज टेकन फॉरवर्ड बाय मीन्स ऑफ डायलॉग्स। ठीक है, डायलॉग्स के थ्रू मैंने बताया आपको स्टोरी जो है वो आगे बढ़ती है। द स्टोरी इज नरेटेड टू द ऑडियंस थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन द प्लेस कैरेक्टर्स इन विच इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। ठीक है, जो स्टोरी में जो नरेशन होता है, ऑडियंस के थ्रू बात को पहुंचाने का जो जरिया होता है, वो जो होता है कैरेक्टर्स के बीच का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया इंटरेक्शन बिटवीन दी कैरेक्टर्स हु आर प्लेइंग द रोल्स, और एंड दे कम्युनिकेट विद वन अनदर in the form of the dialogue. The content of the dialogues and the quality of their delivery have a major role to play in the impact of the play has on the audience. और ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कन्वर्सेशन हो रहा है, जो इंटरेक्शन हो रहा है दो कैरेक्टर्स के बीच में, उनका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, सो दैट इट कैन क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन दी टू द ऑडियंस। It is through the dialogues between the character that the story can be understood. जी हाँ, कैरेक्टर्स के बीच के जो डायलॉग्स होते हैं, जो कन्वर्सेशन होती है, जो इंटरेक्शंस होते हैं, उसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि स्टोरी कहाँ मूव ऑन कर रही है, क्या व्हाट इज दी प्ले इज ऑल अबाउट, किस तरीके का प्ले है, और किस तरीके से एक दूसरे में इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन का तरीका क्या है, इंटरेक्शन का वे क्या है, और कौन सा कैरेक्टर किस तरीके के रोल को प्ले कर रहा है, वो उनके कन्वर्सेशन से भी हमें पता चलता है। तो अभी तक हमने 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की बात की। आगे हम बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है वो सेटिंग है। सेटिंग की बात करें तो कहाँ पे प्ले हो रहा है, मीन्स किस इंसिडेंट को दिखाया जा रहा है, कौन से प्लेस और टाइम को स्टोरी लिखा गया है, उस स्टोरी को लिखा है ड्रामेटिस्ट ने, उस वो सेटिंग बोलते हैं। द टाइम एंड द प्लेस वेयर द स्टोरी इज सेट इज वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। The era or time in which the incidents in the play take place influences the characters in their appearance and personalities। देखिए, अब देखिए सेटिंग के थ्रू जो कैरेक्टर्स हैं उनकी अपीयरेंस और उनकी पर्सनालिटी के बारे में भी पता चलेगा, क्योंकि अगर बात बहुत टाइम पहले की हो रही है या एंशिएंट टाइम की स्टोरी को ड्रामेटिस्ट ने पिक करा हुआ है और उस पर एक प्लॉट बनाया हुआ है, उस पर ड्रामा वो लिख रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वो स्टोरी जो होगी उसके कैरेक्टर्स जो होंगे उनकी पर्सनालिटी और उनकी अपीयरेंस जो होंगी उसी टाइम से मैच करते रहने चाहिए। ये होता है सेटिंग। टाइम एंड प्लेस in which the story is going on, okay, that is called setting। the historical and social context की अगर बात करें, the play is also defined by the time and place where it is set। The Merchant of Venice has a set in the 16th century Venice। देखिए, सेटिंग होता है किसी स्पेसिफिक प्लेस, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस जो प्ले है शेक्सपियर का, वो वेनिस की स्टोरी को बता रहा है। वेनिस इज द मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग, जहाँ के कल्चर, जहाँ के लैंग्वेज, जहाँ के बॉडी लैंग्वेज या अपीयरेंस को विलियम शेक्सपियर ने इस प्ले में दिखाया गया है, दिया है। एंड ऑल्सो रोमियो एंड जूलियट प्ले की बात करें तो दिस इज सेट इन द एरा बिटवीन द 1300 टू 1600, परहैप्स द रेनेसा टाइम, और 14 टू 15 सेंचुरी की इसमें बात की गई है। तो रोमियो जूलियट के जो प्ले है उसमें सेटिंग का जो इम्पोर्टेंस है, तो उसमें उसकी अपीयरेंस, कैरेक्टर की अपीयरेंस और उस जगह को लाइवली वर्ड्स के थ्रू, कन्वर्सेशन के थ्रू या उनकी अपीयरेंस के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करना, वो सेटिंग कहलाता है। सेटिंग स्पेशली इज रिलेटेड टू द प्लेस एंड टाइम वेयर इन विच द स्टोरी इज being going on, story is being written या story is being performed या plot is being performed। Next one we have performance।
Performance is related to the action. Okay, this is it is great impact. It has a great impact on story because the audience is largely affected by the performance of the actor. ठीक है, परफॉर्मेंस होता है कि आपका किस तरीके से एक्टर्स ने परफॉर्म किया हुआ है प्ले की जो स्टोरी है उसको, जो उनका रोल है उसको किस तरीके से परफॉर्म किया है, और इसका जो होता है एक ड्रामा में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और ये अफेक्ट करता है डायरेक्टली टू दी ऑडियंस। जैसे हम बोलते हैं किसी भी मूवी को देखेंगे हम, जैसे आप बॉलीवुड मूवीज देखते हो तो या हॉलीवुड मूवीज देखते हो या टॉलीवुड देखते हो, आपको होता है कि यस दिस हीरो वाज नॉट इन हिज गुड परफॉर्मेंस, या जिस तरीके से इस कैरेक्टर का ये जो मूवी थी उस कैरेक्टर में उस हीरो ने उस तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी, जो कि दूसरा जो कैरेक्टर था या जिसका रोल अलग था प्ले में या हीरोइन उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया बट हीरो वाज नॉट अप टू द मार्क बिकॉज हिज परफॉर्मेंस वाज नॉट सो वेल। तो यहाँ पे ये है कि होता है क्योंकि ऑडियंस जो होती है उसको डायरेक्टली परफॉर्मेंस जो होता है वो अफेक्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे जो राइटर होता है, when a written play is performed on the stage performance, the actor cast for different roles and the way they portray the character assigned to them and the way their performance are the some important factors and determines the play's impact. ठीक है, performance is related to the action of body language of a character who is playing the role. Okay, अगर protagonist है, he is not performing, that character is not, that actor is not performing the character's demand, what the character need, according to that the actor is not performing, then that would be not up to the mark, और वो प्ले क्या होगा, वो उतना अच्छा प्ले नहीं रिगार्ड किया जाएगा। इसीलिए ये परफॉर्मेंस की जो बात आती है ये हमारे मॉडर्न टाइम के प्लेज में भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत से प्लेज जो होते हैं परफॉर्मेंस होते हैं, या आप रेनेशा टाइम में जितने प्लेज हुआ करते थे उनमें किसी ने उसमें वो परफॉर्म हुआ करते थे और उसी टाइम पे उस प्ले को समझा जाता था कि ये प्ले अच्छा है कि नहीं अच्छा है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करें, वी हैव म्यूजिक। म्यूजिक जो होगा इफेक्ट होता है, साउंड इफेक्ट ऑफ म्यूजिक, इट प्लेस एट द राइट पॉइंट ऑफ द स्टोरी, एक्ट एज एन ग्रेट सप्लीमेंट टू द हाई एंड लो पॉइंट्स इन द प्ले। ठीक है, जो बात हो रही है म्यूजिक की वो साउंड है, साउंड क्वालिटी, साउंड इफेक्ट और म्यूजिक। अगर प्ले में किसी स्पेसिफिक टाइम में जैसे कोई भी रोमांटिक लव स्टोरी हो रही है, लव स्टोरी से रिलेटेड कोई प्ले है, उसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो वहां पे साउंड इफेक्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और म्यूजिक इसीलिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट वाइल राइटिंग अ ड्रामा। और यहाँ पे क्या है, that music, that sound effect should be on right point of the story and so that it can give a great kind of supplement to the play. The music and the lyrics should go well with the play's theme, और ये भी important है, अगर कोई किसी प्ले की थीम जो है वो रोमांटिक है या ट्रेजिक है तो ट्रेजिक प्ले की जो म्यूजिक होना चाहिए वो भी ट्रेजिक म्यूजिक ही चलना चाहिए, सो दैट इट कैन जस्टिफाई टू द प्ले ऑल्सो, प्ले की थीम को ये जस्टिफाई कर सके, और बिकॉज ऑफ दैट द प्ले इज रिलेटेड टू ट्रेजिक, सो द म्यूजिक वुड बी on a tragic note. Next one we have here, if the scenes are accompanied by the pieces of music, they become more effective on the audiences. Time to time, जहाँ पे जो भी points होते हैं, जो भी right points होते हैं, where the music required, that should be on time, and it is very effective elements for the audience, and it affects the quality of play, quality of drama, and it affects to the audience also. Next one we have here, विजुअल एलिमेंट्स या स्पेक्टेकल की बात करें तो विजुअल एलिमेंट्स जो होता है जिसमें हम देखते हैं जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जो कि आप एलिमेंट्स जो आएंगे जिसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से कैरेक्टर ने क्या पहन रखा है, कहाँ सीन्स विजुअलाइज हो रहा है, कौन से इफेक्ट डाले गए हैं, उसको हम विजुअल एलिमेंट्स पे काउंट करते हैं। यहाँ पे है while the dialogue and music are the audible aspects of drama, जैसे होता है कि डायलॉग्स जो होते हैं, म्यूजिक जो होते हैं उनको हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बट विजुअल इफेक्ट से हम क्या होता है बिना वॉइस के एक सीन को हम समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ द विजुअल क्वालिटी, बिकॉज ऑफ द सीन्स इट हैज।
तो यहाँ पे विजुअल एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें हम सीन्स, इंपॉर्टेंट सीन्स होते हैं, जो भी कहाँ पे सीन को यहाँ पे पिक्चराइज करा गया है, किस जगह पे, जैसे एक बैटलफील्ड का सीन है, एक वॉर का सीन है, तो वो बैटलफील्ड में विजुअलाइज किया जाएगा। वहाँ पे उस तरीके के जो विजुअल इफेक्ट्स होंगे, विजुअल एलिमेंट्स होंगे, जैसे किसी आपको हॉर्सेस की जो वॉइसेस होंगी उस वो आएगा, और तीर कमान की वॉइसेस आएंगी। अगर मॉडर्न टाइम के वो वॉर्स हो रहे हैं तो वहाँ पे आपके गन्स या जो आपके कैनन्स होंगे उनकी वॉइसेस आएंगी, उसकी आवाज, उनका एक तरीके का धमाका आएगा, सुनाई देगा। तो ये विजुअल इफेक्ट में आता है। Costumes and special effects used in it. The visual elements of drama, also known as the spectacle, renders a visual appeal to the stage setup. और स्टेज का सेटअप किस तरीके से है, ये भी एक विजुअल इफेक्ट देता है रीडर्स, जो ऑडियंस होती है उनके माइंड में। द कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप मस्ट सूट द कैरेक्टर। जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कोई कैरेक्टर जो है वो एक वॉरियर का रोल प्ले कर रहा है, तो उनका कॉस्ट्यूम एंड मेकअप इसी तरीके से होना चाहिए, सो दैट विजुअल थ्रू द विजुअल इफेक्ट वो उनके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट हो, वो इनके कैरेक्टर में रिफ्लेक्ट होके आए, जिससे ऑडियंस समझ सके कि यस, दिस कैरेक्टर इज प्लेइंग अ वॉरियर रोल इन दिस प्ले। And besides it, it is important for the scenes to be dramatic enough to hold the audience to their seats. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि एक जो ऑडियंस होती है उनको होल्ड करने के लिए इनको ड्रामेटिक होना चाहिए। इस तरीके के जो सीन्स होते हैं वो कुछ ना कुछ ड्रामेटिक हो, ऐसे सीन्स को लिया जाए, ऐसे सीन्स को का इफेक्ट डाला जाए उस प्ले में जब ये परफॉर्मेंस हो रही हो, so that audience can enjoy it and they can watch the play till to the end of the play. And ये इंपॉर्टेंट कुछ एलिमेंट्स हमने डिस्कस करा आज के वीडियो में, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट मॉडर्न टेक्निक्स या मॉडर्न जो एलिमेंट्स जो आजकल यूज करे जाते हैं ड्रामा लिखते वक्त या पिक्चराइज करते वक्त, तो उन सब टेक्निक के बारे में, उन सब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में हमने आज के वीडियो में डिस्कस करा। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।